रिस्पॉन्स चेक कर लेना है। तो रिस्पॉन्स चेक करने के लिए आप उसके दोनों शोल्डर को टैप करते हैं, हेलो आर यू ओके, आर यू ओके। उसने अगर आपको रिस्पॉन्स दिया तो देख लें उसके साथ और क्या प्रॉब्लम है, लेकिन अगर उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया तो इसका मतलब है इमरजेंसी है। फिर आपने बाकायदा आपका जो इमरजेंसी मेडिकल सर्विस जो कि यहाँ पर रेस्क्यू 1112 है पूरे पाकिस्तान में, आपने वहाँ पे कॉल मिला देनी है और साथ ही में आपने उसकी ब्रीदिंग और पल्स को चेक करना है। अगर आप पल्स नहीं भी चेक करें कोई मसला नहीं, लेकिन आप ब्रीदिंग को असेस कर लें, उसका चेस्ट फौरन रेस हो रहा है नहीं हो रहा, अगर नहीं हो रहा तो फौरन से आपने सीपीआर स्टार्ट करना है। अगर चेस्ट रेस हो रहा है, बेहोश है तो फिर आपने सीपीआर नहीं, फिर आप देखें वो माइनर, दिल की धड़कन चल रही है इसका मतलब है। अगर वो माइनर है तो फिर देख लें उसके साथ क्या मसला होगा कि बेहोश किस रीजन की वजह से हुआ है। जी जी, अगर ब्रीदिंग नहीं है तो समझ जाए विक्टिम आपका कार्डियक अरेस्ट में जा चुका है, तो आपने फौरन से सीपीआर स्टार्ट करना। आपका ये अमल जो है ना किसी की जान बचा सकता है। और अगर आपने ये सीपीआर नहीं किया तो गुजरते मिनट के साथ 10 मिनट जो है सर्वाइवल रेट कम हो जाता है, ठीक है। और 6 to 7 मिनट के बाद ब्रेन डेथ होना स्टार्ट होती है, जो कि इरिवर्सिबल होती है वो, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि सीपीआर आपको कैसे करना है। आप यहाँ पे एक निप्पल लाइन ड्रॉ कर ले, उसके बाद जो आपका डोमिनेंट हैंड है उसकी हील को आपने रखना है बिल्कुल सेंटर ऑफ द चेस्ट पर, क्योंकि आपका हार्ट बिल्कुल सेंटर ऑफ द चेस्ट पर होता है। फिर उसके बाद हम दूसरे हैंड से ऊपर रखेंगे और उसको कर देंगे इंटरलॉक फिंगर। आपके हैंड की पोजीशन ऐसी होनी चाहिए कि आपके एल्बो बिल्कुल स्ट्रेट होंगे और आपके शोल्डर अबव द विक्टिम होंगे, यानी कि आपने विक्टिम के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाना है। और उसके बाद आपकी हैंड प्लेसमेंट होगी। उसके बाद आपने कितनी डेप्थ में जाना है, एटलीस्ट अडल्ट के अंदर आप 5 सेंटीमीटर तक डेप्थ में जाते हैं। और रेट यानी कि आपने जो कंप्रेशन करनी है वो 1 मिनट में 100 to 120 टाइम्स आपने परफॉर्म करना है। और जितना आप कंप्रेस करेंगे उतना आप रिकॉइलिंग का भी ख्याल रखेंगे। वो इसलिए ज़रूरी होता है, जब आप कंप्रेस करते हैं तो ऑक्सीजन ब्लड पंप होता है, और जब आप रिकॉइलिंग का ख्याल रखते हैं तो डीऑक्सीजन ब्लड, जो नॉर्मल एक ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है और हार्ट बीटिंग का, वो आप उस तरीके से उसको, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। उसके बाद अगर आपके पास कोई बैरियर डिवाइस मौजूद है या कोई कपड़ा वगैरह रख कर आपने ब्रीदिंग देनी है। 2 ब्रेथ दे दें आप, ओके। अगर आप ब्रीदिंग नहीं भी देते हैं, अगर आप कंटिन्यूसली भी कंप्रेशन करते हैं तो विक्टिम के 90% चांसेस होते हैं कि वो बच जाए, अगर आप फौरन विदिन 1 मिनट का सीपीआर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, दूसरा मुझे एक बताएं कि अगर आप हैं, मतलब आपने स्टार्ट किया उसके बाद आप विदिन अ मिनट नहीं होता, आपने 110 दफा या 100 दफा कंप्रेशन दे दिए, आप थक गए, फिर दूसरा बंदा आपकी जगह ले ले। आपने जब हेल्प लाजमी कॉल की है ना, क्योंकि क्यों बेहोशी दिखाएंगे। बेसिकली मकसद ये है कि जी आपकी अवेयरनेस इसका बेसिक मकसद है। साथ ही हम आपको ये भी बताते हैं, अक्सर और बेशतर हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ जो डिपार्टमेंट है, फायर ब्रिगेड का जो अमला है, उनके पास भी प्रॉपर किट नहीं हुआ करती थी। एक ज़माना था कि जब उनके हवाले से हम ये देखते थे कि वो खुद वेल इक्विप्ड नहीं होते थे, तो वो दूसरों को क्या बताएंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बाकायदा तौर पर फायर फाइटर। आप देख सकते हैं कि किस पूरा अमला मौजूद है, ये किस तरीके से जाते हैं और लोगों को रेस्क्यू करते हैं, जाहिर है अपनी जिंदगी हथेली पर रखकर ये लोगों को। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि रेस्क्यू 1122 इसका सिंध में आना, ये बिलाशुबा एक ज़बरदस्त इक़दाम था। पिछले साल से ये यहाँ पर आए। इससे पहले हम बात करते थे कि पंजाब और केपी में क्या ज़बरदस्त काम हो रहा है, लेकिन अब यहाँ पर आने की वजह से ये है कि जो यहाँ पर फायर ब्रिगेड का अमला है, उनके साथ इनकी कोलैबोरेशन की वजह से चीज़ें काफ़ी बेहतर हो सकती हैं। तो आबिद साहब ज़रा बताइएगा, ये हमारे पास 4 लोग मौजूद हैं। रेहाना साहिबा मौजूद हैं, हसन हैं, फिर उसके बाद यासिर साहब, और ये हमारे नौजवान जो कि माशाल्लाह तौर पूरे जो है वो इस वक्त इक्विप्ड हैं। और इसके अंदर तो बताइएगा, रेस्क्यू करके लाएं किसी हर किसी की जिम्मेदारियां क्या क्या हैं। जी बिल्कुल, जिस वक्त क्योंकि इंसिडेंट आता है तो जब सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल से, सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल इज द ब्रेन ऑफ द सर्विस, तो हम वहाँ से पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं किस किस्म का इंसिडेंट, उसकी सीवियरिटी क्या है, और उसी लिहाज से फिर हमारी टीम्स वहाँ से मूव कर रही होती हैं और ये कंबाइन रेस्पॉन्स होता है और सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो रेलेवेंट इदारे, उनके पास इन्फॉर्मेशन चली जाती है और वो सब लोग वहाँ पर इस वक्त कंबाइन रेस्पॉन्स करते हैं। और आपने आरजे मॉल में भी यही देखा कि कंबाइन रेस्पॉन्स था। मेरे साथ अगर आप देखें राइट पे इस वक्त फायर फाइटर मेरे साथ अवेलेबल है, पूरी कंप्लीट किट में वहाँ पर फायर गियर्स के साथ वहाँ पर फायर गियर के साथ, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि और ये जो आवाज भी आपको आ रही है ऑक्सीजन टैंक से बेसिकली, तो ये इनकी अपनी सेफ्टी इज मस्ट, इनकी सेफ्टी भी हमें इंश्योर करनी होती है, क्योंकि ये अपने आपको जब सेफ्टी इंश्योर करेंगे तो जाहिर बात है फिर हम किसी की जान भी बचा सकेंगे। मेरे साथ हसन है, मैं चाहूँगा कि 2 मिनट आपको इसका पूरा प्रोसीजर बता देंगे, फायर इमरजेंसी में किस तरह से रेस्पॉन्ड करते हैं, क्या क्या इक्विपमेंट हम लोग वहाँ। चलिए।
जैसा कि सर ने ऑलरेडी आपको बताया कि जब भी हमें कमांड एंड कंट्रोल में कोई कॉल रिसीव होती है तो एक कंबाइंड रिस्पांस तो होता ही है स्टेक होल्डर्स का। विद इन डिपार्टमेंट हम लोग, हमारे डिविजन्स बने हुए, फायर सेफ्टी का अलग है, USAR का अलग है, मेडिकल का अलग है, तो हम उस हर रेलिवेंट डिपार्टमेंट से भी अपनी टीम्स मूव कराते हैं। तो हमारे पास जो आप ब्लू सूट्स में एक फायर फाइटर देख रहे हैं, ये पूरे फायर टर्नआउट गेट्स के साथ किसी भी बिल्डिंग में अगर हमें ऑफेंसिव फायर फाइटिंग करनी है, यानी बिल्डिंग के जाके अंदर जाके किसी को रेस्क्यू करना है, ये गियर है और फायर फाइटिंग एग्जैक्टली, तो फिर हम ये गियर पहनते हैं। इसके अंदर SCBA सिलेंडर, जो आपने अभी बताया कि एक नॉइज आ रही है, ये सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग एपरेटस होता है, ताकि जब हमारा रेस्क्यूअर अंदर जा रहा है तो जो टॉक्सिक गैसेज हैं और जो स्मोक है, अच्छा देन अब हम रेस्क्यू करेंगे तो क्या करना होता है? फर्स्ट आप किस तरीके पहला स्टेप क्या होता है? बिल्डिंग में पहुंच गए फिर क्या किया? सबसे पहले तो हमने अब फायर फाइटिंग करते हुए पैरेलल चलती हैं ये एक्टिविटीज हमारी। फायर फाइटिंग भी हम साथ कर रहे हैं और जैसे हमें कोई विक्टिम मिलता है तो उसको सेफली मूव कराते हैं बाहर, बिल्डिंग से एवैक्यूएट कराने के बाद हम मेडिकल टीम्स को उसको डाइवर्ट कर देते हैं। ओके अच्छा, एक चीज मुझे ये बताइएगा कि जो लोग फंस गए हैं बिल्डिंग में, यानी कि उनके पास अब जाहिर है कि अब मालूमात नहीं है, लोग आई एम श्योर देख रहे होंगे, वो कहें कि ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए, पहला स्टेप क्या करना चाहिए? सर, जो अभी सर ने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि यहाँ पे भी जो ट्रेनिंग की लैकनेस थी जिसकी वजह से सब हुआ, मैं ये बताना चाहूँगा कि जब भी सबसे पहले यहाँ पे जो हमने एक फायर फाइटिंग की थी RJ मॉल में, उसमें सारे लोग धुएं की वजह से उनकी डेथ हुई। और मैं एक दो केस यहाँ पे बताऊं, जो हमने विक्टिम निकाले वो लिफ्ट से निकाले। अच्छा, ठीक है, तो अमूमन लोग जो है लिफ्ट में नहीं जाना चाहिए, हैफेजर्ड हो जाते हैं। कभी भी इस तरह की सूरत हाल में लिफ्ट का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, स्टेयर्स का यूज करें, स्टेयर्स के लेफ्ट साइड से नीचे उतरें। और जब आपको पूरी बिल्डिंग में स्मोक दिख जाए तो स्मोक की एक कैटेगरी है कि वो हमेशा लाइटर देन एयर है, ऊपर तो वो सरफेस से 2 से 3 फीट ऊपर होता है। हम ये बोलते हैं कि मिनिमम अगर आपको इस तरह की सिचुएशन दिख रही तो आप क्रॉलिंग करते हुए, जिस तरह बच्चा जमीन पर रेंगते हुए, एग्जैक्टली जमीन पर रेंगते हुए, जिस तरह से बच्चा पेट के बल क्रॉलिंग करता है, वो क्रॉलिंग करते हुए आप आगे की तरफ एग्जिट की तरफ जाएंगे। आपके पास कोई रुमाल या नहीं हो तो फिर आपका स्लीव्स जो है वो पानी से आप गीला कर लें। पानी से गीला करने के बाद आप उसको अपनी नाक, ये मिनिमम मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से आप बगैर किसी रिसोर्स के अपने आप को रेस्क्यू कर सकते हैं। और उसको आप अपनी नाक पे रख के, ताकि सांस एक तरीके से सॉर्ट ऑफ फिल्टर आपको जो है ना वो मिल जाएगा। और इस तरह से करते, या कोई खिड़कियां वो भी तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं ताकि धुआं नहीं, ये खिड़कियां नहीं मैं बताऊंगा, बल्कि आप इस तरह की सिचुएशन में होता यही कि जब जैसे ही आप कोई रूट दे देते हैं फायर रूम को कि जिसमें ऑक्सीजन इंजेक्ट हो जाए, तो वो बैकड्राफ्ट की सूरत हाल इख्तियार कर लेती है, यानी एक ब्लास्ट हो जाता है। अमूमन आपने देखा होगा कि आग नहीं है और बिल्कुल ही आप देख रहे हैं कि कूलिंग हो गई है, और जैसे ही हमने उसको डोर ओपन किया, या कोई जो हाथ बनती होंगी कि आग फैलती होगी। अच्छा, अब जरा हमें कुछ आप जरा बताएं कि किस तरीके से CPR किया जाता है? CPR का तरीका ये कि हमने विक्टिम लिया, विक्टिम को सेफली अपनी मेडिकल टीम को हैंड ओवर कर देते हैं, फिर मेडिकल टीम उसको CPR करके और आगे हॉस्पिटलाइज करती है। अच्छा, ये अगर अमल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये अगर सांस ले सकें इसके साथ या इसको ऑपरेटर्स को हटा सकें तो नहीं इट्स ओके। ये 90 मिनट्स तक हमारा रेस्क्यूअर इस कंडीशन में मुसलसल रेहाना, यास्मीन, सुरेहाना, आप क्या हमें बताएंगे? अच्छा, मैं यहाँ पे जो लाइफ सेविंग टेक्निक बता रही हूँ वो बेसिकली है ही इमरजेंसी फर्स्ट रिस्पॉन्डर के लिए, यानी कि हमारे भी आने से पहले जो वहाँ पे फर्स्ट रिस्पॉन्डर है उनको लाइफ कैसे बचानी है, तो उसका तरीकाकार के लिए जैसे सफोकेशन थी तो उसने सबसे पहले तो देखना उस बिल्डिंग में जाके CPR नहीं करना, विक्टिम को सेफ साइड पे लेके आना है। पहले आप अपनी सेफ्टी चेक करेंगे और उसके बाद आप विक्टिम को सेफ साइड पर लेकर आएंगे। विक्टिम को आप सेफ साइड पर लेकर आ गए हैं और वो अनकॉन्शियस है, तो आपने उसका रिस्पॉन्स चेक कर लेना है। तो रिस्पॉन्स चेक करने के लिए आप उसके दोनों शोल्डर को टैप करते हैं, हेलो आर यू ओके, आर यू ओके। उसने अगर आपको रिस्पॉन्स दिया तो देख लें उसके साथ और क्या प्रॉब्लम है, लेकिन अगर उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया तो इसका मतलब है इमरजेंसी है। फिर आपने बाकायदा आपका जो इमरजेंसी मेडिकल सर्विस जो कि यहाँ पर रेस्क्यू 1112 है पूरे पाकिस्तान में, आपने वहाँ पे कॉल मिला देनी है और साथ ही में आपने उसकी ब्रीदिंग और पल्स को चेक करना है। अगर आप पल्स नहीं भी चेक करें कोई मसला नहीं, लेकिन आप ब्रीदिंग को असेस कर लें, उसका चेस्ट फौरन रेस हो रहा है नहीं हो रहा, अगर नहीं हो रहा तो फौरन से आपने CPR स्टार्ट करना है। अगर चेस्ट रेस हो रहा है, बेहोश है तो फिर आपने CPR नहीं, फिर आप देखें वो माइनर, दिल की धड़कन चल रही है, जी, अगर वो माइनर है तो फिर देख लें उसके साथ क्या मसला होगा कि बेहोश किस रीजन की वजह से हुआ है। जी, अगर ब्रीदिंग नहीं है तो समझ जाए विक्टिम आपका कार्डियक अरेस्ट में जा चुका है, तो आपने फौरन से CPR स्टार्ट करना। आपका ये अमल जो है ना किसी की जान बचा सकता है और
अगर आपने ये CPR नहीं किया तो गुजरते मिनट के साथ 10 मिनट जो है सर्वाइवल रेट कम हो जाता है। 7 मिनट कहा जाए, ठीक है, और 6 to 7 मिनट के बाद ब्रेन डेथ होना स्टार्ट होती है, जो कि इरिवर्सिबल होती है वो। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि CPR आपको कैसे करना है। आप यहाँ पे एक निप्पल लाइन ड्रॉ कर ले। उसके बाद जो आपका डोमिनेंट हैंड है उसकी हील को आपने रखना है बिल्कुल सेंटर ऑफ द चेस्ट पर, क्योंकि आपका हार्ट बिल्कुल सेंटर ऑफ द चेस्ट पर होता है। फिर उसके बाद हम दूसरे हैंड से ऊपर रखेंगे और उसको कर देंगे इंटरलॉक फिंगर। आपके हैंड की पोजीशन ऐसी होनी चाहिए कि आपके एल्बो बिल्कुल स्ट्रेट होंगे और आपके शोल्डर अबव द विक्टिम होंगे, यानी कि आपने विक्टिम के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाना है। और उसके बाद आपकी हैंड प्लेसमेंट होगी। उसके बाद आपने कितनी डेप्थ में जाना है, एटलीस्ट अडल्ट के अंदर आप 5 सेंटीमीटर तक डेप्थ में जाते हैं। और रेट यानी कि आपने जो कंप्रेशन करनी है वो 1 मिनट में 100 to 120 टाइम्स आपने परफॉर्म करना है। और जितना आप कंप्रेस करेंगे उतना आप रिकॉइलिंग का भी ख्याल रखेंगे। वो इसलिए ज़रूरी होता है, जब आप कंप्रेस करते हैं तो ऑक्सीजन ब्लड पंप होता है, और जब आप रिकॉइलिंग का ख्याल रखते हैं तो डी ऑक्सीजन ब्लड, जो नॉर्मल एक ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है और हार्ट बीटिंग का, वो आप उस तरीके से उसको। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। उसके बाद अगर आपके पास कोई बैरियर डिवाइस मौजूद है या कोई कपड़ा वगैरह रख कर आपने ब्रीदिंग देनी है। 2 ब्रेथ दे दें आप। ओके। अगर आप ब्रीदिंग नहीं भी देते हैं, अगर आप कंटिन्यूसली भी कंप्रेशन करते हैं तो विक्टिम के 90% चांसेस होते हैं कि वो बच जाए, अगर आप फौरन विदिन 1 मिनट का CPR स्टार्ट करते हैं। अच्छा, दूसरा मुझे एक बताएं कि अगर आप हैं, मतलब आपने स्टार्ट किया उसके बाद आप विदिन अ मिनट नहीं होता, आपने 110 दफ़ा या 100 दफ़ा कंप्रेशन दे दिए, आप थक गए, फिर दूसरा बंदा आपकी जगह ले ले। आपने जब हेल्प लाजमी कॉल की है ना, क्योंकि क्यों बेहोश हो गिरा, तो दूसरा हेल्पर आएगा ना, तो आप उसको बोलेंगे जिस तरह मैं कंप्रेशन कर रहा हूँ आप उसका कंप्रेशन परफॉर्म कर लें। तो आइडियली जब हम रेस्क्यूर भी परफॉर्म कर रहे होते हैं तो 2 मिनट्स के बाद हम रोल स्विच कर लेते हैं, ताकि जब हम CPR करें तो अच्छा और इफेक्टिव। एजेड लोगों के लिए हो तो क्या किया जा सकता है? इन्फेंट के लिए भी सेम यही टेक्निक है, बस ये कि आपकी हैंड की प्लेसमेंट चेंज हो जाती है। आपने 2 फिंगर के साथ आपने सेंटर ऑफ द चेस्ट को निप्पल लाइन के जस्ट बिलो द निप्पल लाइन आपने 2 फिंगर से प्रेस करना होता है। और कितने cm? उसके अंदर 4 सेंटीमीटर आप जाते हैं। अडल्ट में आपका कम से कम 5 सेंटीमीटर, चाइल्ड उससे छोटा है आपका 1 ईयर से 12 to 13 ईयर्स तक का, जो जहाँ प्यूबर्टी एज हमारी होती है वो चाइल्ड है, उसमें अबाउट 5 सेंटीमीटर है, और इन्फेंट में 4 सेंटीमीटर तक आपने कंप्रेस करना है। दूसरी एक और चीज़, जो ओल्ड एज जो लोग हैं, जाहिर है कि उनकी हड्डियां भी कमजोर होती हैं और इसमें रिब फ्रैक्चर होने के चांसेस भी होते हैं। तो कोई मसला नहीं, आप रिब फ्रैक्चर होता है तो होने दे, बस आपने बंदा बचाना है। वो कॉम्प्लिकेशन के साथ तो रह भी सकता है, बट एक दफा हार्ट बीट वो नहीं। और अगर जख्मी है रेहाना और एक इंसान जो है वो पड़ा हुआ है और उसको कैरी करना, उसको उठाना, वो भी एक बड़ा एक डॉन्टिंग टास्क होता है, किसी को नहीं पता होता। पता चले कोई गर्दन में कोई इंजरी है तो वो उठाते हैं, ऐसे ऐसा ही है। तो आपने उसको, अगर हम रेस्क्यूर आएंगे तो हम तो उसकी स्टेबल हेड और नेक को भी मैनेज करते हुए फिर उसका CPR स्टार्ट करेंगे। लेकिन कोई दूसरा करेगा तो उसको फिर देखना चाहिए। लेकिन ये है कि CPR होगा फर्स्ट टाइम पर, यानी कि CPR लाजमी करना है। 112 की बात करेंगे तो आपको प्रोफेशनल रिस्पांस मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपका रिस्पांस टाइम कितना है बेसिकली? देखें, डिफरेंट रिस्पांस टाइम है। जहाँ तक आप हमें मेडिकल इमरजेंसी की बात करेंगे तो 1122 की जो इस वक्त एम्बुलेंसेस का जो रिस्पांस टाइम है वो 8 to 12 मिनट से और मैक्सिमम 15 मिनट्स पे जाते हैं जहाँ पर रश आवर्स है। फायर फाइटिंग की अगर आप बात करें, हमारे पास एक आदमी, अच्छा, मैं बेसिकली बस ये जानना चाह रहा था कि रोड साइड एक्सीडेंट अगर या कोई इस तरह का वाकया हो, आम आदमी उस वक्त किस तरीके से क्या कर सकता है? कोई बता सकते हैं कि अगर फर्ज करें कि कोई हादसा हो गया, मैं गाड़ी लेके वहां से गुजर रहा हूँ, अब तमाशा देखने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि किसी तरीके से किसी की हेल्प करूं। 1122 पे कॉल कर दें, बस सबसे इंपॉर्टेंट है आप 1122 पे कॉल कर दें। अगर हम कुछ और नहीं कर सकते तो 1122 पे कॉल कर लें, हमारा बहुत इमीडिएटली रिस्पांस उनको मिल जाएगा। लेकिन क्या वो टेलीफोन पे भी गाइड कर देंगे कि हाँ? टेलीफोन पे भी गाइड करते हैं। अगर वहाँ पर जिस किस्म की इमरजेंसी है, हमारा जो कॉल सेंटर पे जो एजेंट होता है वो भी कम्प्लीटली ट्रेंड होता है, वो इंगेज हो जाता है। अगर वहाँ पर इमरजेंसी है हम फ़ौरन से वहाँ से इन्फॉर्मेशन डिस्पैच कर देते हैं, जो रेलेवेंट इमरजेंसी है, जो रेलेवेंट टीम होती है, लेकिन साथ साथ हमारा जो कॉल टेकर है वो भी उसके साथ इंगेज हो जाता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई थी जो लोग कर सकते हैं। आपने कहा नीचे लेट जाएं, जमीन पे क्रॉलिंग करें और कोशिश करें या तो गीला रुमाल हो या आप अपनी स्लीव्स को ही गीला कर लें। इसके अलावा कुछ और किया जा सकता है? इसके अलावा मैम ये सबसे पहले तो प्रायोरिटी ये होती है कि बंदा अपनी जान बचाए। मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे रेस करूँगा कि आप कभी भी अपनी बिलोंगिंग्स के पीछे वापस नहीं जाया करें। अमूमन केसेस हमने देखे हैं कि बिलोंगिंग्स के पीछे रुक जाते हैं, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो हाईली कंसनट्रेटेड है
फायर स्मोक में उसका जो मैकेनिज्म है वो आपको पता नहीं लगता, जिस तरह से आप बेहोश मरी में जो इंसिडेंट हुआ था, एग्जैक्टली वो स्वीट डेथ कहलाती है। अगर मैं आपको टेक्निकली बताऊं तो उसमें आपको ऐसा लगता है कि हम नींद में जा रहे हैं और आप उसी नींद में फिर जो है ब्रेन डेथ हो जाती है आपकी। तो जैसे ही आप इस तरह की कोई सिचुएशन देख रहे हैं तो हर बिल्डिंग में एवैक्यूएशन प्लान्स एज पर स्टैंडर्ड यहाँ नहीं है, वो अलमिया है, लेकिन इसमें फायर एग्जिट्स नहीं थे मेरे ख्याल में। इसमें फायर एग्जिट्स भी नहीं थे, ना कोई एवैक्यूएशन प्लान। फायर एग्जिट हमें नहीं नजर आया, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन में शायद पता हो, अगर था तो लोगों को पता नहीं था, लेकिन हमें भी नहीं नजर बकायदा आया। उसके साइन बोर्ड कहीं नहीं, हमें साइन नजर नहीं बोर्ड्स आया। कहीं नहीं थे, कहीं नहीं थे। वो पूरा इंसिडेंट एज अ इंसिडेंट कमांडर मैंने ही लीड किया था, हमारी टीम थी, सबसे पहले हमने रिस्पांस दिया। इवन उसमें कोई एंट्री रूट नहीं था तो हमारे रेस्क्यूअर्स ने फर्स्ट फ्लोर की जो विंडो थी उसको तोड़ के हमने फोर्सेबल एंट्री उसके अंदर की। ये विजुअल्स हमारे पास मौजूद हैं। चलिए, थैंक यू सो मच हसन और रेहाना, थैंक यू सो मच डॉक्टर आबिद यासिर, और आपको भी बहुत यासिर, और शुक्रिया साथ में मौजूद वो रहने के लिए हमारे साथ हमारे फायर फाइटर। आपका नाम क्या है वैसे? नज़ीर। थैंक यू नज़ीर, थैंक यू सो मच आप सबका। और यकीनन ये बड़ा हेल्पफुल रहा होगा लोगों के लिए, देखने वालों के लिए। हमने कोशिश की कि बता सकें